डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करने वाले हैं मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम, जिसको हम कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। यू नो अबाउट टू टाइप्स ऑफ मोशन। जब मैंने रोटेशनल डायनेमिक्स स्टार्ट किया था तो उसमें दो तरह के मोशन को एक्सप्लेन किया था। एक होता है ट्रांसलेशनल मोशन और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन। तो यहाँ दो तरह के मोशन की बात हम कर रहे हैं। ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन क्या होता है और रोटेशनल मोशन क्या होता है, आपने पहले वाले लेक्चर में काफ़ी डिटेल में उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया था। देखो, ट्रांसलेशनल मोशन में जो वेलोसिटी होता है उसको हम बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। और रोटेशनल मोशन में जो वेलोसिटी की हम स्टडी करते हैं, सेम मतलब लीनियर वेलोसिटी का एनालॉगस जो क्वांटिटी होता है रोटेशनल मोशन में, वो होता है एंगुलर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी को जनरली हम v से रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। यह है एंगुलर वेलोसिटी। ओके, जैसे सपोज दैट किसी बॉडी का मास m है और उसकी लीनियर वेलोसिटी v है, तो उसका लीनियर मोमेंटम कितना होगा? लीनियर मोमेंटम जिसको हम p से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है m इंटू वी। यहाँ m उस पार्टिकल या उस बॉडी का मास है जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। मतलब ट्रांसलेशनल मोशन में है v वेलोसिटी से, मतलब v उसकी लीनियर वेलोसिटी है, तो उसका लीनियर मोमेंटम होगा p इज इक्वल टू mv। अब लीनियर मोमेंटम का जो एनालॉगस क्वांटिटी होगा रोटेशनल मोशन में, वो होगा एंगुलर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का एनालॉगस क्वांटिटी एंगुलर मोमेंटम। और एंगुलर मोमेंटम को हम L से रिप्रेजेंट करते हैं और यह भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो देयरफॉर L इज इक्वल टू R क्रॉस P। अब यहाँ R क्या है? R पोजीशन वेक्टर है और P लीनियर मोमेंटम है, इसलिए इसको मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम भी बोलते हैं। मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम। ओके, तो अभी मैं एक्सप्लेन करूँगा कि अगर कोई बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है, यहाँ हम बॉडी का मतलब रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं, और रिजिड बॉडी ऐसे बॉडी को कहते हैं जिस बॉडी के पार्टिकल्स, बिकॉज द रिजिड बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। और हर जगह हमने यही एज्यूम किया था कि सपोज दैट ए रिजिड बॉडी कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 m3 अप टू mn। मतलब जो पार्टिकल्स के मासेस हैं वह मासेस फिक्स है अपनी पोजीशन पे, उनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होता है, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ये एक रिजिड बॉडी है, दिस इज ए रिजिड बॉडी, और इस रिजिड बॉडी में अगर आप पार्टिकल्स को ले रहे हैं, एक मास यहाँ पे है, एक मास यहाँ पे है, सपोज दैट, तो इनके बीच का डिस्टेंस चेंज नहीं होने वाला है, ये फिक्स रहने वाला है, इसीलिए इसको हम रिजिड बॉडी कहते हैं। तो अभी मैं एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करते हैं किसी रिजिड बॉडी में, और कब एंगुलर मोमेंटम आएगा? जब बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। जैसे यह एक रिजिड बॉडी है और ये किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, ऐसे घूम रहा है किसी एक्सिस के अबाउट, तो ये कौन सा मोशन परफॉर्म कर रहा है? रोटेशनल मोशन परफॉर्म करता है। तो एंगुलर मोमेंटम जब भी हम फाइंड करते हैं तो हम किसी पॉइंट के अबाउट फाइंड करते हैं, किसी पॉइंट के अबाउट उसका एंगुलर मोमेंटम कितना होगा ये फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एंगुलर मोमेंटम कैसे फाइंड करेंगे। मान लीजिए कि यह एक रिजिड बॉडी है, ओके,
This is a rigid body, and this body is consist of a number of particles of masses m1, m2, m3 up to mn. लेकिन मैं यहाँ पे 3-4 पार्टिकल्स ले लेता हूँ. यह है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट बॉडी रोटेट कर रहा है. ओके, तो इसको आप ऐसे एज्यूम करेंगे. ये रिजिड बॉडी है, ये हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन है, बॉडी ऐसे रोटेट कर रहा है. ओके, ऐसे बॉडी रोटेट कर रहा है. दिस इज ए एक्सिस ऑफ रोटेशन. तो इसमें हमने कुछ पॉइंट्स ले लिया. एक पार्टिकल का मास m1 है और इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r1. एक पार्टिकल है जिसका मास m2 है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r2. ऐसे ही किसी पार्टिकल का मास m3 है और उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस है r3. जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास करता है. हमने एक कंसिडर कर लिया यहाँ पे पार्टिकल मास m1 है, यहाँ पार्टिकल ले लिया मास m2 है, यहाँ पार्टिकल ले लिया मास m3 है. ओके, 3 पार्टिकल ले लिया. अब ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूम रहा है. तो आप देख रहे हैं कि इसमें जितने पार्टिकल्स हैं सब के सब एक सर्कल में घूमेंगे. मतलब कि ऑल पार्टिकल्स विल परफॉर्म ए सर्कुलर मोशन. इसको देखो, इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस थोड़ा कम है तो ये उसका रेडियस हो जाएगा सर्कुलर पाथ का. ये पार्टिकल इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा है इसलिए भी सर्कुलर मोशन करेगा, लेकिन ये डिस्टेंस एक्सिस ऑफ रोटेशन से थोड़ा ज़्यादा है, इसका डिस्टेंस और भी ज़्यादा है. तो सभी के सभी पार्टिकल्स किसी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूमेंगे. तो इसको मैं यहाँ एक्सप्लेन कर सकता हूँ. देखिए, इसका मास m1 है और जब यह एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट घूमेगा तो मास m1 को मैं यहाँ एक्सप्लेन करता हूँ. दिस इज ए एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड मास m1 हियर विल रोटेट अबाउट एन एक्सिस और ये है हमारा एक्सिस. ओके, तो इस रोटेशन का, सर्कुलर मोशन का जो रेडियस होगा ये r1 होगा. कितना होगा? r1. ऐसे ये पार्टिकल ऑफ मास m2 इससे कम डिस्टेंस पे है तो ये भी एक सर्कल में घूमेगा. ये r2, इसका डिस्टेंस कितना है? r2 है. और जो m3 पार्टिकल है वो भी एक सर्कल में घूमेगा. लेकिन इसका डिस्टेंस कितना होगा? r3 होगा. तो आप हर जगह ये देख रहे हैं कि मैं पहले m1 पार्टिकल की बात कर रहा हूँ, m1 मास का, ये m2 मास है, ये m3 मास है. ओके, तो m1 मास विल परफॉर्म ए सर्कुलर मोशन अबाउट दिस पॉइंट दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ. तो व्हाट इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1? इसका पोजीशन वेक्टर होगा r1. ओके, r1 इज द पोजीशन वेक्टर. और लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी? यहाँ पे हर एक पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी सेम नहीं होगी. देखो, मान लो कि 2 सेकेंड में यह एक रिवॉल्यूशन पूरा करता है तो 2 सेकेंड में यह पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन पूरा करेगा और 2 सेकेंड में ये भी एक रिवॉल्यूशन पूरा करेगा और 2 सेकेंड में ये भी एक रिवॉल्यूशन पूरा करेगा. तो ज़्यादा डिस्टेंस कौन ट्रेवल कर रहा है? ज़्यादा डिस्टेंस वह ट्रेवल कर रहा है जिसका पोजीशन वेक्टर, मतलब कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से उस पार्टिकल का डिस्टेंस ज़्यादा है. तो उसकी जो वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो ऐसे में लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ज़्यादा कहाँ पे होगा? लीनियर वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा, लीनियर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड. ओके, और लीनियर वेलोसिटी किस तरह से काम करेगा? यह लीनियर वेलोसिटी उस पाथ के टेंजेंशियली, जहाँ पे पार्टिकल है वहाँ पे लीनियर वेलोसिटी कैसा होगा? टेंजेंशियल होगा. तो दिस इज द लीनियर वेलोसिटी. तो लीनियर वेलोसिटी ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स इज डिफरेंट. द लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m1 इज v1. लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m2 इज v2. लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ मास m3 इज v3. ओके, ठीक है. तो अब हम बात कर रहे हैं सिर्फ पार्टिकल ऑफ मास m1 का एंगुलर मोमेंटम निकालने के लिए.
तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसका पोजीशन वेक्टर कितना निकाला हमने, r1। ओके, लीनियर वेलोसिटी कितना इस पे काम कर रहा है, v1। ये दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो अगर आप इसको थोड़ा सा आगे प्रोड्यूस करोगे तो ये आपका पोजीशन वेक्टर r1 हो जाएगा और ये लीनियर वेलोसिटी हो जाएगा। ओके, तो देयरफॉर लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू r क्रॉस p। तो फर्स्ट पार्टिकल जिसका मास m1 है, लीनियर मोमेंटम मान लीजिए L1 है, तो L1 कितना हो जाएगा, r1 क्रॉस p। ओके, तो अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, लीनियर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड होगा r1 क्रॉस p। पहले तो r1 क्रॉस p निकाल लेते हैं। You know that according to vector product of two vectors, suppose that there are two vectors a and b। तो आपने पढ़ा है a क्रॉस b क्या होता है, a क्रॉस b इज इक्वल टू, इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ए बी साइन थीटा होता है। मैग्नीट्यूड कितना होता है, ए बी साइन थीटा, और थीटा क्या है, स्मॉलर एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। वैसे ही यहाँ वेक्टर r1 है और वेक्टर v1 है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम हमने निकाला r1 क्रॉस p, ये वेक्टर क्वांटिटी है r1 क्रॉस p। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, r1 p, sorry this will be p1 because linear momentum is different for different particles। okay, r1 p1 और साइन थीटा। ओके, अब थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल है। यहाँ आप देख रहे हैं एंगल है 90 डिग्री, तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू हाउ मच, r1 p1 बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1, साइन 90 इज इक्वल टू 1। और p1 क्या है, p1 है लीनियर मोमेंटम, मास ऑफ द पार्टिकल m1 है और इस पार्टिकल की वेलोसिटी v1 है, तो लीनियर मोमेंटम कितना होगा, दिस विल बी r1 v इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू mv। ओके, तो p1 के जगह पे क्या लिखेंगे, m1 v1, m1 v1 r1। ये एंगुलर मोमेंटम हो गया पहले पार्टिकल का जिसका मास m1 है। तो एंगुलर मोमेंटम किस पर डिपेंड करेगा, यहाँ आप देख रहे हैं मास ऑफ द पार्टिकल के ऊपर डिपेंड करेगा, लीनियर वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल पे डिपेंड करेगा, और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन r1। तो जनरली हम कह सकते हैं mvr इज द एंगुलर मोमेंटम, mvr इज द एंगुलर मोमेंटम। तो हर एक पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम mvr होगा। मास अलग अलग है, मास हम डाल देंगे, वेलोसिटी अलग अलग है, लीनियर वेलोसिटी वो हम रख देंगे, और डिस्टेंस अलग अलग है वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, और इस तरह से एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे। इसी को कहते हैं एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ ए लीनियर मोमेंटम। अब हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे एंगुलर मोमेंटम के लिए इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो लेट अस वी डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ओके, नाउ कंसिडर ए रिजिड बॉडी consist of n number of particles of masses m1, m2, m3 up to mn, because this body consists of n number of particles. Okay, the respective distances of the particles from the axis of rotation, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल्स का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है m1 का है r1, m2 का डिस्टेंस है r2, m3 का डिस्टेंस है r3 और mn पार्टिकल का डिस्टेंस है rn। ओके, तो कैसे हम फाइंड करेंगे, आप यहाँ देख रहे हैं
कि यह एक्सिस ऑफ रोटेशन है और इस पॉइंट के अबाउट हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम। तो ये जो r1 है पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और इस पार्टिकल जिसका मास m1 है उसकी वेलोसिटी v1 है, इसलिए कि यहाँ पे हर एक पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी अलग होगी। द बॉडी इज रोटेटिंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। बॉडी कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से रोटेट कर रहा है अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट O perpendicular to the plane, and there are different particles of masses m1, m2, m3 up to mn and the respective distances, perpendicular distances from the axis of rotation r1, r2, r3 up to rn। तो अब यहाँ हम बात करेंगे कि हर एक पार्टिकल का आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस अलग अलग है। m1 पार्टिकल का डिस्टेंस r1 है, m2 का r2 है, m3 का r3 है। तो जो लीनियर वेलोसिटी होगी वह डिपेंड करेगा डिस्टेंस के ऊपर, इसलिए कि अभी आप m1 पार्टिकल को आप ले लीजिए, यह फिक्स पॉइंट है, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है जिसके अबाउट ये पार्टिकल घूम रहा है और इसका डिस्टेंस है r1, ओके। और यहाँ पे पार्टिकल है जिसका मास m1 है, तो ये किस पाथ में घूमेगा, यह एक सर्कुलर पाथ में घूमेगा, ओके, ऐसे सर्कुलर पाथ में घूमेगा। यहाँ पे जो लीनियर वेलोसिटी होगी यहाँ इस पाथ के टेंजेंशियल होगा और इसकी लीनियर वेलोसिटी हो गई v1, मतलब कि m1 मास का लीनियर वेलोसिटी v1 हो गया और m2 मास का लीनियर वेलोसिटी v2 हो गया और ये v3 अप टू vn, ये हो गए लीनियर वेलोसिटी। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि इसकी लीनियर वेलोसिटी v1 है, लेकिन अगर हम m2 पार्टिकल की बात करते हैं तो इसका डिस्टेंस इससे ज़्यादा है, तो ये बड़े सर्कल में घूमेगा। तो अगर एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में 1 सेकेंड लेता है तो ये भी एक रिवॉल्यूशन पूरा करने में 1 सेकेंड लेगा, लेकिन यह ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है सेम टाइम में, इसलिए इसकी लीनियर वेलोसिटी ज़्यादा होगी, इसकी लीनियर वेलोसिटी कम रहेगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है दैट इज v2, ओके। तो वेलोसिटी इज v2। तो अब हम बात करेंगे कि यह लीनियर वेलोसिटी v1 जो होगा वो कितना होगा। यू नो दैट रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा, लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, v इज इक्वल टू r ओमेगा, यू नो दैट, आपको ये पहले से पता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा, यह एक रिलेशन होता है लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच। तो इसका डिस्टेंस r1 है तो इसकी लीनियर वेलोसिटी v1 होगी और v1 इज इक्वल टू r1 इंटू ओमेगा, तो कांस्टेंट है सबके लिए, r1 ओमेगा होगा। इसी तरह से सेकंड पार्टिकल जिसका मास m2 है उसका डिस्टेंस कितना है, r2 है, डिस्टेंस r1 नहीं है इसका r2 है, तो इसकी लीनियर वेलोसिटी v2 होगी और v2 इज इक्वल टू कितना होगा, r2 ओमेगा। इसी तरह से जो नेक्स्ट पार्टिकल है उसका भी डिस्टेंस चेंज होगा, जब डिस्टेंस चेंज होगा तो उसकी लीनियर वेलोसिटी भी चेंज होगी और लीनियर वेलोसिटी होगी r3 ओमेगा। तो इस तरह से हम डिफरेंट पार्टिकल्स का लीनियर वेलोसिटी फाइंड कर लिए। v1 r1 ओमेगा, v2 हो जाएगा r2 ओमेगा, v3 r3 ओमेगा और nth पार्टिकल दैट इज vn कितना होगा, rn ओमेगा, ओके। लीनियर वेलोसिटी निकाल लिया। अब लीनियर मोमेंटम कितना होगा, इसकी वेलोसिटी v1 है, ओके। तो लीनियर मोमेंटम कितना होगा, लीनियर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड लीनियर वेलोसिटी। तो देयरफॉर लीनियर मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पार्टिकल ऑफ मास m1 इज p1 एंड p1 इज इक्वल टू m1 v1, और ये कितना हो जाएगा, m1 और v1 की वैल्यू रख देंगे r1 ओमेगा। अब सेकेंड पार्टिकल जिसका मास m2 है उसकी लीनियर मोमेंटम p2 होगा और p2 इज इक्वल टू m2 v2, यहाँ भी v2 की वैल्यू रखेंगे। तो देयरफॉर
m2 r2 ओमेगा। थर्ड पार्टिकल जिसका मास m3 है, लीनियर मोमेंटम विल बी p3 इज इक्वल टू m3 v3 एंड दिस विल बी इक्वल टू m3 r3 ओमेगा। और nth पार्टिकल हम ले लेते हैं। nth पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम होगा pn एंड दिस विल बी इक्वल टू mn into Vn, and therefore this is equal to, after substituting the value of Vn is equal to Rn ओमेगा। ओमेगा कांस्टेंट होगा इसलिए कि सभी पार्टिकल सेम एंगुलर मोमेंटम से रिवॉल्व कर रहे हैं, तो therefore Mn Rn ओमेगा। अब लीनियर मोमेंटम हमने निकाल लिया। एंगुलर मोमेंटम कैसे निकालेंगे, इसलिए कि यहाँ पे हमको क्या फाइंड करना है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी। तो एंगुलर मोमेंटम, यू नो दैट एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंट आर्म, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो पहले हम m1 मास के पार्टिकल की बात करते हैं। तो m1 मास का जो पार्टिकल है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना बनता है, r1 बनता है। ओके, जिसको हम पोजीशन वेक्टर भी बोलते हैं। तो पोजीशन वेक्टर का यहाँ हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इसलिए पोजीशन वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ही लेने वाले हैं। तो r1 और लीनियर मोमेंटम कितना है पार्टिकल ऑफ मास m1 का, p1 है। तो r1 p1 इज द एंगुलर मोमेंटम, ये हो जाएगा L1। इसी तरह से सेकेंड पार्टिकल का निकालेंगे। सेकेंड पार्टिकल का होगा L2 इज इक्वल टू R2 P2। थर्ड पार्टिकल का निकालेंगे और nth पार्टिकल का निकालेंगे, दैट विल बी Ln इज इक्वल टू Rn Pn। ओके, तो नाउ लेट अस फाइंड द राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर दीज एंगुलर मोमेंटम ऑफ डिफरेंट पार्टिकल्स। तो फर्स्ट पार्टिकल के लिए हमने लिख दिया L1 और L1 हमारा कितना आया, R1 P1। सेकेंड पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम L2 और ये कितना आया, R2 P2। थर्ड पार्टिकल के लिए L3 इज इक्वल टू R3 P3 और nth पार्टिकल के लिए Ln इज इक्वल टू Rn इंटू Pn। अब लीनियर मोमेंटम की वैल्यू यहाँ पे हम रख देते हैं। तो आप देख रहे हैं P1 इज इक्वल टू M1 R1 ओमेगा, M1 R1 ओमेगा। तो P1 के जगह पे रखेंगे, मतलब इसको R1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा M1 R1 स्क्वायर इंटू ओमेगा। सेकेंड पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कितना हो गया, M2 R2 स्क्वायर ओमेगा। समझ रहे हैं, R2 P2 की वैल्यू यहाँ से हमने ले लिया। P2 की वैल्यू कितनी है, M2 R2 ओमेगा, और जब R2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, अब थर्ड पार्टिकल की बात करते हैं, तो M3 R3 स्क्वायर इंटू ओमेगा। और nth पार्टिकल का कितना होगा, Mn Rn स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो अभी हमने एंगुलर मोमेंटम फाइंड कर लिया सभी पार्टिकल्स का। तो यहाँ पे हमको फाइंड क्या करना है, बॉडी का एंगुलर मोमेंटम फाइंड करना है। और कौन सा एंगुलर मोमेंटम, टोटल एंगुलर मोमेंटम। तो देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी, मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बॉडी magnitude of angular momentum of the body means whole body।
और यह बॉडी कुल कितने पार्टिकल से बना है? n पार्टिकल से बना है, m1 m2 m3 अप टू mn। तो एंगुलर मोमेंटम हर एक पार्टिकल का हमने निकाल लिया। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स, एवरी इंडिविजुअल पार्टिकल। तो देयरफॉर L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 प्लस अप टू Ln। अब यहाँ पे हर एक पार्टिकल मतलब हर एक मास का एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे हम रख देंगे। तो पहले L1 की वैल्यू रखते हैं, तो दिस विल बी m1 r1 स्क्वायर ओमेगा। सेकेंड का रखेंगे m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस m3 r3 स्क्वायर ओमेगा प्लस अप टू लास्ट पार्टिकल nth पार्टिकल mn rn स्क्वायर ओमेगा। ओके, अब यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है हमको। कॉमन क्या दिख रहा है? ओमेगा कॉमन दिख रहा है। ओमेगा देखो हर जगह ओमेगा है, इसलिए कि ओमेगा तो कांस्टेंट है। तो ओमेगा को जब कॉमन ले लोगे तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा? ओमेगा आ जाएगा, इसलिए कि इसी को तो हमने बाहर कॉमन ले लिया है। नाउ व्हाट इज दिस इनसाइड द ब्रैकेट? ब्रैकेट के अंदर जो है वो क्या है? व्हाट इज दैट? दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जब आप एक्सप्रेशन डिराइव कर रहे थे तो वहाँ पे आपने ये सीखा था कि जब कोई पार्टिकल जिसके n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं और वह बॉडी किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है दैट इज इक्वल टू सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एवरी पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। तो पहले पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, तो ये आपने देखा था m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमने फाइंड आउट किया था। ओके, तो ये वैल्यू यहाँ पे अगर हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, तो आपको एक्सप्रेशन क्या मिलने वाला है? दिस विल बी इक्वल टू आई ओमेगा। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन हमको मिल गया। एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू आई ओमेगा एंड दिस इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रोटेटिंग बॉडी अबाउट ए गिवन एक्सिस। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हैं? आप ये देख रहे हैं कि जब कोई बॉडी लीनियर मोशन परफॉर्म करता है तो लीनियर मोमेंटम हमने क्या निकाला था? लीनियर मोमेंटम P इज इक्वल टू mv। और जब बॉडी रोटेशनल मोशन परफॉर्म कर रहा है तो एंगुलर मोमेंटम I ओमेगा। तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम इज ए एनालॉगस क्वांटिटी टू दैट ऑफ द एंगुलर मोमेंटम। ओके, और linear velocity in case of translational motion is analogous quantity to that of the angular velocity in case of rotational motion। तो यहाँ पे मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी दोनों एनालॉगस क्वांटिटीज़ हैं। मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोथ आर एनालॉगस क्वांटिटीज़। तो देयरफॉर the expression for angular momentum L is equal to I omega is analogous to the expression P is equal to mv of linear momentum if the moment of inertia I replaces mass which is its physical significance। अब इसके बाद हम लोग एक्सप्रेशन डिराइव करेंगे। Expression for torque in terms of moment of inertia. Now consider a rigid body. The body is consist of n number of particles of masses m1, m2, m3 up to mn, and the respective distances of the masses from the respective perpendicular distance of the masses from the axis of rotation r1, r2, r3 up to rn। तो ये जो रिजिड बॉडी है यह एक फिक्स एक्सिस के अबाउट
कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से रोटेट कर रहा है। ये जो बॉडी है कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा से क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन इस बॉडी से पास कर रहा है और इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। ओके, तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन पार्टिकल्स का जो डिस्टेंस है एक्सिस ऑफ रोटेशन से ये कांस्टेंट नहीं है। मतलब हर एक पार्टिकल अलग अलग सर्कल में घूमेगा, सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा लेकिन अलग अलग सर्कल में घूमेगा, इसलिए उसकी जो लीनियर एक्सेलरेशन होगा वो भी अलग अलग होगा। मतलब लीनियर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा हर एक पार्टिकल का, कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी नहीं होगा, तो लीनियर एक्सेलरेशन भी अलग अलग रहेगा। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख रहे हैं कि मासेस हैं m1, m2, m3 अप टू mn, ये पार्टिकल्स के मासेस हैं, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन है r1, r2, r3 अप टू rn। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा जो है हर पार्टिकल का सेम है, कांस्टेंट है, इसलिए कि बॉडी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रही है। अब लीनियर एक्सेलरेशन होगा वह पार्टिकल ऑफ मास m1 का a1 रहेगा, सेकेंड पार्टिकल ऑफ मास m2 का a2, इसी तरह से a3 अप टू an। ओके, लीनियर फोर्स क्या होगा? लीनियर फोर्स हर एक पार्टिकल पर अलग अलग होगा, इसलिए कि यू नो दैट F इज इक्वल टू m इंटू ए। तो अगर हम पहले पार्टिकल की बात करते हैं उसका मास m1 है तो यहाँ हम m1 लिख देंगे, और लीनियर एक्सेलरेशन भी अलग होगा इसलिए कि लीनियर वेलोसिटी हर एक पार्टिकल की अलग अलग है। तो a1 ये हो गया फोर्स F1। तो पहले पार्टिकल पर फोर्स कितना काम किया? F1 इज इक्वल टू m1 a1। इसी तरह से m2 मास के पार्टिकल पर कितना फोर्स काम करेगा? m2 इंटू a2। m3 मास पे F3 इज इक्वल टू m3 इंटू a3, और nth मास है उस पर फोर्स कितना होगा? Fn इज इक्वल टू mn इंटू an। समझ में आया? ये लीनियर फोर्स जो है वो हर एक पार्टिकल पर अलग अलग होगा, लेकिन ये टेंजेंशियल होगा। टेंजेंशियल किस पे टेंजेंशियल होगा? सर्कुलर पाथ के टेंजेंशियल होगा। तो दिस इज F1, दिस इज F2, दिस इज Fn। ओके, अब हम ये फाइंड करेंगे कि A और अल्फा में क्या रिलेशन होता है। यू नो दैट लीनियर एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू R अल्फा। R क्या है? R इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है। ओके, A इज इक्वल टू R अल्फा। तो फर्स्ट पार्टिकल पर लीनियर एक्सेलरेशन कितना होगा? A1, और डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन R1, और एंगुलर एक्सेलरेशन हर पार्टिकल के लिए सेम होगा, इसलिए बॉडी कांस्टेंट एंगुलर एक्सेलरेशन से रोटेट कर रहा है। तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या मिल जाएगा? ये वैल्यू यहाँ रखेंगे तो m1 a1 इज इक्वल टू r1, तो m1 r1 अल्फा। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड पार्टिकल के लिए। सेकेंड पार्टिकल के लिए जिसका मास m2 है, उस पर लीनियर एक्सेलरेशन a2 है। a2 इज इक्वल टू r2 अल्फा, ये वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे। तो m2 r2 अल्फा। F3 इज इक्वल टू m3 r3 अल्फा, और Fn इज इक्वल टू mn rn अल्फा। ओके, अब हम यहाँ फाइंड क्या करने जा रहे हैं? टार्क फाइंड करने जा रहे हैं। तो कोई एक बॉडी है और उस बॉडी के ऊपर एक फोर्स हम अप्लाई करते हैं किसी डिफरेंट पॉइंट पे। जिसे आप देख रहे हैं यह एक बॉडी है। ओके, यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया तो ये बॉडी रोटेट कर रहा है इस एक्सिस के अबाउट, दिस एक्सिस। यहाँ पे आप यहाँ एक बॉडी ले लीजिए, ये इस एक्सिस पे फिट है, फिक्स है ये एक्सिस। यहाँ पे फोर्स अप्लाई कीजिए, ये रोटेट करेगा। तो किसके अबाउट रोटेट कर रहा है? अबाउट दिस एक्सिस।
तो therefore you take the perpendicular distance from the axis of rotation to that point on which the force is applied. ये डिस्टेंस हमको मिल गया, ओके यहाँ पे हमने फोर्स अप्लाई किया, तो दैट परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू द फोर्स इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ द टार्क विच विल बी एक्सपीरियंस्ड बाय दैट पार्टिकल। यहाँ का जो पार्टिकल है जिस पे हमने फोर्स अप्लाई किया वह कुछ टार्क एक्सपीरियंस करेगा और उसी टार्क की वजह से ये रोटेट करेगा। और वह टार्क कितना एक्सपीरियंस करेगा, जैसे मान लीजिए एफ फोर्स आपने अप्लाई किया, तो जहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई किया है वहाँ से और एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम निकाल लेंगे और उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से इस फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमको टार्क दे देगा। यहाँ पे यह पार्टिकल यह मास कितना टार्क एक्सपीरियंस कर रहा है। तो देयरफॉर द टार्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ। ओके, जैसे ये यहाँ पे आप देखेंगे ये बॉडी है, कोई भी बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है। यहाँ पे एक पार्टिकल है जिस पर फोर्स एफ अप्लाई कर दिया और ये लाइन ऑफ एक्शन, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, इस पर यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। ये जो डिस्टेंस हमको मिल गया आर मिल गया। तो इस फोर्स की वजह से यह जो मास है ये टार्क यहाँ एक्सपीरियंस करेगा और इसके वजह से यही टार्क इसको रोटेट करता है। और कितना टार्क एक्सपीरियंस करेगा, टार्क इज इक्वल टू आर इंटू एफ। ओके, आर क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फोर्स पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से। ओके, तो अब हम टार्क की वैल्यू लिखेंगे। टार्क एक्सपीरियंस्ड बाय द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज τ1 और τ1 इज इक्वल टू r1 f1। r1 कितना है, दैट इज r1। f1 कितना है, m1 r1 अल्फ़ा। तो r1 से जब यहाँ आप मल्टीप्लाई करोगे तो m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा आ जाएगा। टार्क एक्सपीरियंस्ड बाय द सेकेंड पार्टिकल ऑफ मास m2 इज इक्वल टू r2 f2 और ये कितना हो जाएगा, m2 r2 स्क्वायर अल्फ़ा। τ3 इज इक्वल टू r3 f3 इज इक्वल टू m3 r3 स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। और जो nth पार्टिकल है उस पर टार्क होगा τn इज इक्वल टू Rn Fn इज इक्वल टू Mn Rn स्क्वायर इंटू अल्फ़ा। ओके, इफ द बॉडी इज रोटेटिंग इन ए सिंगल प्लेन, अगर यह बॉडी एक ही प्लेन में रोटेट कर रहा है, एक ही प्लेन में, सिंगल प्लेन में, तो ऐसी कंडीशन में जो रिजल्टेंट टार्क होगा बॉडी के ऊपर जो काम करेगा, दैट टार्क इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल दीज टार्क्स, सम ऑफ ऑल दीज टार्क्स। तो देयरफॉर यू कैन राइट हियर द टोटल टार्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी, टोटल टार्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज टाउ and this will be equal to τ1 plus τ2 plus τ3 plus up to τn। अब यहाँ पे ये वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। τ1 की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर अल्फ़ा। τ2 की वैल्यू कितनी है, m2 r2 स्क्वायर अल्फ़ा, m3 r3 स्क्वायर अल्फ़ा प्लस mn rn स्क्वायर अल्फ़ा। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन है अल्फ़ा, तो अल्फ़ा को हम बाहर ले लेंगे, तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2
r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर, और ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा अल्फ़ा, इसलिए कि वो कॉमन ले लिया हमने। और ये जो ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स देख रहे हैं ये उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसलिए कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इज इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर प्लस f2 अप टू mn rn स्क्वायर इफ द बॉडी इज कंसिस्ट ऑफ n नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ masses m1 m2 m3 up to mn and the respective distances from the axis of rotation, that is a perpendicular distance from the axis of rotation are r1 r2 r3 up to rn। तो ये हमारा हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस अप टू mn rn स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ पे हम रख देंगे, तो देयरफॉर दिस विल बी इक्वल टू I अल्फा, टार्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी टाउ इज इक्वल टू I अल्फा, ओके। एंड यू नो दैट F इज इक्वल टू m इंटू ए। ये कौन से केस में है? जब ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है, फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, फोर्स अप्लाई करने की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया a, मास ऑफ द बॉडी m है, तो फोर्स F इज इक्वल टू m इंटू ए। यहाँ पे टार्क अप्लाई हो रहा है और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी I है, तो देयरफॉर I इज एनालॉगस टू दैट ऑफ द मास। I जो है मास के एनालॉगस है, and therefore you can say here from equating both the equations, the relation tau is equal to I alpha is analogous to F is equal to ma for the translational motion if the moment of inertia I replaces the mass, which is the physical significance. Thank you.